हेलो दोस्तों, मैं समी कुमार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको मौद्रिक नीति हिंदी में कहते हैं। तो मैं इस चैप्टर को बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गायब होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसलिए मैं इसे धीरे धीरे और आसानी से पढ़ाने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आए। तो शुरू करते हैं मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति को साधारण शब्दों में समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, वो देश है तो उसकी अपनी एक अर्थव्यवस्था होगी, और उस अर्थव्यवस्था के अंदर एक सरकार होगी, और उस सरकार के अंतर्गत एक बैंक होगी, और जो बैंक होगी वह केंद्रीय बैंक कहलाएगी। तो उस केंद्रीय बैंक के द्वारा जो नीतियां बनाई जाएगी उसे हम लोग मौद्रिक नीति कहेंगे। तो मौद्रिक नीति को परिभाषा के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उस देश के केंद्रीय बैंकों के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति और प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है वो मौद्रिक नीति कहलाती है। तो नीति दो प्रकार की होती है, पहला मौद्रिक नीति और दूसरा राजकोषीय नीति। तो मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई बनाती है, और राजकोषीय नीति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति को जो बनाती है, इसके लिए एक समिति बनाई हुई है, जिस समिति का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी एमपीसी। तो आरबीआई एमपीसी का गठन उर्जित आर पटेल के सिफारिश पे 2016 में किया। तो उर्जित पटेल की सिफारिश पे एमपीसी का गठन किया गया। तो उससे पहले जो था नरसिम्हन कमेटी के तहत जो है इसका कार्य किया जाता था, जो भी नीतियां थी वो बनाई जाती थी। तो अब जो है एमपीसी के तहत कार्य किया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं। तो एमपीसी का गठन उर्जित पटेल के सिफारिश पे हुआ था। तो अब देखिए कि एमपीसी जो है प्रत्येक 2 महीने पे जो है वो आती है, लेकिन बनती एक ही बार है, लेकिन वो प्रत्येक 2 महीने यानी साल में 6 बार एमपीसी की नीतियां आती हैं। तो अब एमपीसी के तहत जो बातें हैं, तो सरकार एमपीसी को कहती है ठीक है, आपको जो इच्छा है नीतियां बनाइए, लेकिन एक शर्त है, अगर 31 मार्च 2021 तक अगर महंगाई 4% तक है तो मैं इसे सफल मानूंगा, अन्यथा मैं इसे असफल घोषित कर दूंगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें हम रिबेट देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 4% जो घोषित है वो 2% अगर बढ़ जाता है या 2% घट जाता है, यानी 2% बढ़ के यानी 6% अगर महंगाई की दर हो जाती है, या घट के 2% घट के 2% हो जाती है मंदी, तो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा और इसको सफल मानूंगा। अन्यथा अगर इससे ज़्यादा अगर महंगाई हो, 6% से ज़्यादा महंगाई हो जाती है, या 2% से कम मंदी हो जाता है, तो मैं इसे असफल घोषित कर दूंगा, और इसके तहत फिर दूसरे नीति या दूसरी समिति को बनाने का प्रयास, या दूसरी समिति को फिर से बनाया जाएगा। ठीक, तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। तो 6 सदस्य जो होते हैं वो 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के तरफ से, और 3 सदस्य होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, यानी जीओआई के तरफ से। तो आरबीआई के तरफ से जो सदस्य हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर भी हैं और चेयरमैन भी हैं।
और दूसरे व्यक्ति हैं एमडी पात्रा और तीसरे व्यक्ति हैं जनक राज। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो व्यक्ति है उनका नाम है, जो 3 व्यक्ति हैं उनका नाम है, पहला रविंद्र ढोलकिया, दूसरा पामी दुआ, तीसरा चेतन खाटे। तो एमपीसी का बैठक जो है साल में मैक्सिमम 4 बार हो सकता है, ठीक। और ये बैठक होगा तो इसमें कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ नहीं है कि बदलाव हो ही जाएगा। अगर लगेगा कि बदलना ज़रूरी है तो बदलाव होगा, अन्यथा जो चल रहा है वही रहेगा। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो एमपीसी समझ गए हम लोग। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए 2 टूल्स बनाया गया है। एक पहला टूल्स है क्वालिटेटिव टूल्स और दूसरा है क्वांटिटेटिव टूल, यानी कि एक गुणात्मक टूल्स और दूसरा मात्रात्मक टूल्स। तो गुणात्मक टूल्स क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। गुणात्मक टूल्स को समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि ये गुण को प्रदर्शित करती है। जैसे कोई बैंक अगर किसी को ऋण देती है तो ये पता करती है कि वह पैसे लौटाएगा कि नहीं, उसका हाव भाव कैसा है। तो उसकी सारी परिस्थितियां को जांच परख कर सोच समझकर बैंक उसको ऋण या लोन देती है। उसको हम लोग गुणात्मक उपकरण कहते हैं। और मात्रात्मक उपकरण उसे कहते हैं जैसे हम किसी को कितना प्रतिशत दें कि उसको इतना नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 नंबर का है तो हम उसको अगर 30% दे रहे हैं तो उसे कितना नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा। तो ये क्या हो गया, ये मात्रात्मक टूल्स हो गया, ठीक। तो मात्रात्मक टूल्स के तहत 2 बातें आती हैं। एक पहला होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।